जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोही नारेबाजी करने वाले आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के मामले में आज चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के मामले में आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आज आरोप पत्र दाखिल हो सकता है। चार्जशीट में एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। जी न्यूज की खबर के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की जाएगी। 3 साल पहले 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रूप से कार्यक्रम किया गया था। इसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद विपक्ष ने पुलिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। और 26 जनवरी से पहले पुलिस ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली और शोपिया की पुलिस ने हिजबुल के 2 आतंकियों को धर दबोचा। ये दोनों आतंकी बड़े धमाके की फिराक में थे। कश्मीर के शोपिया से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को पकड़ा गया। आतंकियों में एक की पहचान किफायतुल्लाह बुखारी, जबकि दूसरा आतंकी नाबालिग है। आतंकियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2017 में कश्मीर पुलिस छोड़कर आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल हुआ। ये आतंकी हिजबुल के एरिया कमांडर नावेद के संपर्क में थे और इन दिनों इनमें से एक आतंकी की मूवमेंट एनसीआर में देखी गई थी। ये आतंकी एनसीआर से हथियार खरीदकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो आतंकी संगठन दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया में कई बड़े धमाके करने की फिराक में थे। पुलिस अब इन दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में 2 आतंकियों को लाल किले के पास से गिरफ्तार किया गया था। और जम्मू कश्मीर का युवा अब जागरूक हो गया है। आतंकियों के करतूत का खुलकर विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं का मन अब बदल रहा है। कश्मीर के कुछ भटके युवा अब आतंक का रास्ता छोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाह रहे हैं। दक्षिणी कश्मीर के युवाओं ने अब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए हैं। की जवाबी कार्रवाई अब देखने को मिली है, ऐसी कई दशकों में देखने को नहीं मिली। और यही कारण है कि कश्मीर का आम युवा अब देश की मुख्य धारा में शामिल होकर के मोदी जी के नेतृत्व की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है। वो आतंकवादियों और आतंकियों के खिलाफ उनमें एक भावना भी पैदा हो रही है। एक खौफ का पर्दा है जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन अभी 2 ही दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ एक क्षेत्रों में आतंकियों के पोस्टर्स को हटाया दिया गया और ये हटाने का काम वहां के युवाओं ने किया, स्थानीय युवाओं। दक्षिणी कश्मीर आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। अनंतनाग के बीज बेहरा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन ने पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टर में युवाओं से आतंकी संगठनों में शामिल होने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ युवाओं ने दीवारों और खंभों पर लगे पोस्टर्स को फाड़ डाला। और जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी जीनतुल इस्लाम के जनाजे में पत्थरबाजी हुई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मोस्ट वांटेड आतंकी जीनतुल इस्लाम के जनाजे में पत्थरबाज भी शामिल हुए। इन्होंने आतंकी जीनत के मारे जाने पर जमकर नारेबाजी की और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। जवाबी कार्रवाई में 5 पत्थरबाज घायल हुए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती सेना के एक्शन पर ट्वीट किया। महबूबा ने कहा कि लोगों पर हवाई फायरिंग की खबरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और विचलित करने वाली हैं। धार्मिक मामलों में ऐसी दखलंदाजी गैर जरूरी है और इससे लोगों का गुस्सा और अलगाव और बढ़ सकता है। सिविलियंस को समझ जाना चाहिए कि मिलिटेंट्स का साथ न दें और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोलेटरल डैमेज होता है। बीजेपी के खिलाफ सियासी दल अब एकजुट हो रहे हैं। लालू के बेटे और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव कल से लखनऊ में हैं। तेजस्वी ने कल मायावती से मुलाकात की और आज अखिलेश यादव से मिलेंगे। रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात की। मायावती के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मायावती ने बीजेपी पर लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। लालू प्रसाद यादव जी के साथ किस तरीके से एक द्वेष की भावना से तो उनके साथ जाती हो रही है, उनके परिवार के साथ हो रही है, तो अच्छी बात यह है कि उनके परिवार के लोगों का उनका भी मनोबल बड़ा है और इन ताकतों का वो मुकाबला कर रहे हैं। अब उनके बेटे हैं तो उनका मनोबल बढ़ रहा है और हम भी उनके साथ हैं।
तो इसलिए हम लोग इस किस्म की ताकतों को मजबूत नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन के लिए मायावती को बधाई दी। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी की हार की तैयारी बिहार और यूपी से शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने दावा किया कि यूपी में एनडीए का सफाया तय है। तेजस्वी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। तो देश में जिस प्रकार का महागठबंधन जो यूपी में बना है, और आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया एकदम पूरी रूप से हो गया। हमको नहीं लगता कि यूपी में एक भी सीट बीजेपी या उनके घटक दल जो हैं जीतने का काम करेंगे। पूरी सीटें जो हैं, ये जो सपा बसपा गठबंधन जो ही है वो ही जीतेगी और देश को रास्ता दिखाने का काम करेगी। मायावती के बाद आज तेजस्वी यादव की अखिलेश यादव से भी मुलाकात होगी। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बिसात बिछ चुकी है। अखिलेश और मायावती के एक होने के बाद अब कांग्रेस ने यूपी में एक नया दांव चला है। यूपी में अखिलेश और मायावती का गठबंधन होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने सबको चौंका दिया है। हालांकि कांग्रेस ने विकल्प की खिड़की खुली रखी है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को हराने की ताकत रखने वाले छोटे दलों को कांग्रेस के साथ आने का न्योता दिया है। कांग्रेस का ऑफर सुनते ही शिवपाल यादव ने हाथ से हाथ मिलाने की हामी भर दी। देखिए, अभी हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, अगर कांग्रेस हमसे संपर्क करेगी, हमसे बात करेगी, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कांग्रेस के अकेले लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने चुटकी ली। सर, सपा बसपा गठबंधन, कांग्रेस आउट। इन कांग्रेस ने अब कहा है कि 80 की 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये तो आपको झूठ की मशीन से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से उन्हीं के सहयोगी ने उनको क्यों आउट कर दिया, क्योंकि उसका अनुभव समाजवादी पार्टी का अपना अनुभव है कि 2014 में साइकिल पर बिठा लिया था कांग्रेस को, तो साइकिल भी टूट गई, पंचर हो गई और कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई। और वही गलती अब बहन मायावती जी कर रही हैं। वहीं चिराग पासवान ने यूपी में अखिलेश मायावती के गठबंधन को चुनौती बताया है। शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां और बढ़ती जा रही हैं। राम मंदिर मुद्दे पर उद्धव ने फिर से बीजेपी और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा है कि बैंक खाते में 15 लाख रुपए एक जुमला था और अब राम मंदिर भी एक जुमला है। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में भी राम मंदिर को लेकर एक राय नहीं है, ऐसे में वो राम मंदिर कैसे बनाएगी? वही बनाएंगे। आदित्यनाथने सांगितलं होतं की मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, सिर्फ दिखेगा नहीं, दिखने वाला नहीं है, मंदिर तो दिखने वाला नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार कैसे राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं? वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव ने शिवसेना पर पलटवार किया है। कल 2 दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा, हम मंदिर बनाने के पक्षधर है, पर इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होने के कारण हमने जितना जल्दी इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में पूरा कर सके, उसके लिए पूरा सहयोग हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. सीकरी ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के सदस्यता की प्रस्ताव से उन्होंने इनकार कर दिया है। आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल रहे जस्टिस सीकरी ने केंद्र सरकार के इस ऑफर को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस ए.के. सीकरी ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सदस्यता के लिए सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मोदी सरकार उन्हें CSAT में नामित करना चाहती थी, लेकिन जस्टिस सीकरी ने सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति वापस ले ली है। जस्टिस सीकरी वही जज हैं जो पूर्व CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाने से जुड़े सिलेक्शन पैनल में शामिल थे। आलोक वर्मा को हटाने के लिए जस्टिस सीकरी ने पीएम मोदी के साथ वोट किया था। इस फैसले के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी कही गई कि आलोक वर्मा के खिलाफ पीएम मोदी के साथ खड़े होने की वजह से जस्टिस सीकरी को सरकार से फायदा मिला है। आलोक वर्मा को हटाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना भी साधा था। राहुल गांधी ने इंसाफ के तराजू से छेड़छाड़ और अराजकता के राज का आरोप लगाया था।
और आज से गुजरात में जनरल कैटेगरी को आरक्षण मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य वर्ग को आज से 10% आरक्षण मिलेगा। गुजरात में आज से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू हो जाएगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला कानून लागू होगा। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया था। गुजरात में प्रथम भारत में एवं આપણું राज्य बन्यु છે કે ભારત સરકારના કાયદાનો ગુજરાતે અમલ શરૂ કર્યો છે। 1984 सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 1984 में सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.के. कौल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सिख दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख दंगा मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया था। हाई कोर्ट के सज्जन कुमार की इस अपील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें सरेंडर की मियाद 30 दिन बढ़ाने की मांग की गई। इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी किया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। राशिद अल्वी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जहरीला बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान देते हुए सीएम योगी की अजगर से तुलना की है। अमरोहा में एक कार्यक्रम के दौरान राशिद अल्वी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से अल्फाज नहीं बल्कि जहर निकलता है। राशिद अल्वी ने सीएम योगी को अजगर से भी ज्यादा जहरीला बताया। राशिद अल्वी ने योगी के ऊपर चल रहे मुकदमों का हवाला देकर भी हमला बोला। उनकी जबान से मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा कि जिस तरह उनके जबान से अल्फाज तो निकलते हैं, जहर निकलता। जंगल में रहने वाला अज़ा जो पूंछ से लेके और मुंह तक जहर से भरा होता है, उसे भी योगी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझसे ज्यादा जहर इस आदमी ने कहां से। 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ से निकलेगा राम मंदिर का रास्ता। प्रयागराज पहुंचे संतों की मंदिर को लेकर कुंभ में एक धर्म सभा होगी। कुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे संतों ने भी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से राम मंदिर जल्द बनाने की मांग की है। निर्मोही अन्य अखाड़ा के महंत श्री राजेंद्र दास ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि कुंभ से ही राम मंदिर का रास्ता निकलेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज है उनका फैसला जो है सही दिशा में नहीं, धर्म के साथ ये लोग जो है अन्याय कर रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं। पर देश की और जनता को और सबको आह्वान करना चाहेंगे कि राम मंदिर उसी दिन बनेगा जिस दिवस जो है दोनों सदनों में बहुमत होगी सरकार की। जैसे सोमनाथ मंदिर बना वैसे कानून में संशोधन करके ही राम मंदिर संभव है। और अभी वर्तमान कोर्ट कचहरी या सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कभी कर ही नहीं सकता है। महंत श्री राजेंद्र दास ने कहा कि जो कांग्रेस के नेता राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो देश छोड़कर चले जाएं। ये साधु संतों का कुंभ से आदेश है। निर्मोही अखाड़ा ही राम जन्मभूमि का केस लड़ रहा है। राम मंदिर को लेकर कुंभ के दौरान 31 जनवरी से 1 फरवरी तक धर्म सभा होगी। बेस्ट बसों की हड़ताल से मुंबई की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सी लग गई है। बेस्ट बसों की हड़ताल का 7वां दिन है आज, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो बेस्ट और बीएमसी के बजट को मिलाकर रहेंगे। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल से विवाद बढ़ता जा रहा है। आज लगातार 7वें दिन भी मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेस्ट और बीएमसी के बजट को मिलाने का वादा किया है। उद्धव ने कहा वो बेस्ट से किए वादे को निभाने के लिए तैयार है, लेकिन विवाद सिर्फ बातचीत से सुलझ सकता है। उद्धव ने कहा बेस्ट और बीएमसी का मामला कोर्ट में है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। शिवसेना ने 2017 के निकाय चुनाव में बेस्ट और बीएमसी के बजट को मिलाने का वादा किया था। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी बेस्ट बसों की हड़ताल का समर्थन किया है। एमएनएस ने विवाद नहीं सुलझने पर प्रदर्शन की धमकी दी है। इस मामले पर बेस्ट, बीएमसी
और सरकार के बीच हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। कल गुरु पर्व और लोहड़ी मनाने के बाद आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लोग दान पुण्य और पतंगबाजी का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आज दिन भर आसमान में पतंगे छाई रहेंगी। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सतरंगी नजर आएगा। लोग सुबह से ही छत पर पतंगबाजी कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में डोर और निगाहें आसमान पर लगी हुई हैं। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान पर लोग सुबह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संक्रांति पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दान पुण्य होता है। लोग जरूरतमंदों को भोजन और काम की वस्तुएं दान करते हैं। हालांकि कुछ पंडितों के मुताबिक इस बार दान पुण्य का मुहूर्त कल है। मकर संक्रांति का पुण्य काल 14 जनवरी को 1:52 से लेकर के प्रारंभ होता है और 15 तारीख को दोपहर 11:52 तक रहेगा। 15 तारीख को पुण्यकाल पर्व रहेगा। 15 तारीख को ही मुख्य गंगा स्नान व कुंभ स्नान रहेगा।